नमस्ते दोस्तों, फोर्थ यूनिट अपन पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, ये सब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं बचती। हेडिंग भी यही थी, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विथ द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, यानी म्यूचुअली। चलिए एक बार हम इन तीन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, नोवेशन, रिसेशन और ऑल्ट्रेशन को, फिर हम रिमिशन की बात करेंगे, वेव ऑफ करना क्या होता है उसकी बाद में बात करेंगे। चलिए, व्हाट इज रिसेशन, क्या होता है या रिसीड करना, सिंपल सी बात। रिसीड करना दैट मीन्स टर्मिनेट करना। इसका मतलब क्या होता है, जब दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली बैठकर कॉन्ट्रैक्ट को वाइंड अप कर देते, दोनों नो बोल देते, नहीं मेरे को भी परफॉर्म नहीं करना, नहीं मेरे को भी परफॉर्म नहीं करना, मैं भी कट्टी तू भी कट्टी, मतलब दोनों एक दूसरे से कट्टी, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, रिसीड हो गया। दिस इज रिसेशन। रिसेशन का मतलब ये हुआ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। देखो आप समझना, जब कोई एक पार्टी परफॉर्म करने से मना कर देती है, जैसा कि हम पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि जब कोई एक पार्टी परफॉर्म करने से मना कर देती है तो दूसरी पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या दो ऑप्शन होते हैं, या तो कंटिन्यू करे या वो भी खत्म कर दे, कुछ कंपनसेशन लेकर खत्म कर दे, या क्लेम ना करे तो कंपनसेशन नहीं मिलेंगे। जब एक पार्टी परफॉर्म करने से मना कर दे और दूसरी बोल दे जा भाड़ में जा, मेरे भी नहीं करना, तो ये रिसेशन कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी ने रिसेंड कर दिया, मतलब म्यूचुअली दोनों ने खत्म कर दिया, ना ए परफॉर्म करना चाह रहा है ना बी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, खत्म। इवन आप समझना, ऐसा भी हो सकता है कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ए ने मना नहीं किया, ए बी के पास गया, बोले देखो बच्चा हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पर अब तो यार कोई मतलब वाली बात लग नहीं रही है, तो बी ने कहा हाँ यार मेरे को भी कोई मतलब वाली बात लग नहीं रही है, चलो खत्म करो। जैसे मान लो ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए 100 यूनिट्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करके बी को देगा और बी उनको आगे बेच के पैसा कमाएगा, और ऑब्वियसली बी ए को पेमेंट करेगा उन क्लोथ्स के लिए। 100 यूनिट्स ऑफ ट्राउजर्स मान लेते हैं, 100 ट्राउजर्स ए बी को देगा और बी उसका पेमेंट कर देगा, फिर आगे बेच के पैसा कमाएगा। ऐसा कुछ इन दोनों का थॉट था। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, लेबर सारे बिहार वाले बिहार चले गए, यूपी वाले यूपी चले गए। अब एक के सामने प्रॉब्लम ये है कि लेबर अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन कैसे करवाए। एक के सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है, भैया लेबर अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन कैसे कराए। और बी के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर गुड्स आ भी जाएगा तो आगे बेचूंगा कहाँ, भयंकर वाला रिसेशन है, लोगों की परचेसिंग पावर ही नहीं बची, लोगों की जॉब चली गई, फाइनेंशियल क्राइसिस भयंकर वाला, तो कैसे 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 चलेगा साहब, दोनों के सामने बड़ी समस्या। तो ए ने बी को फ़ोन करके कहा कि यार देख भाई ऐसा है, लेबर की समस्या आ रही है, अब तू ज़्यादा बोलेगा तो बनवाना पड़ेगा, पर देख ले अब क्या करें। तो बी ने कहा नहीं रहने दे यार, मेरे भी जरूरत नहीं है अभी यार, कहाँ बेचूंगा, इतनी मंदी है अभी, तो छोड़ खत्म कर। तो दोनों ने म्यूचुअली अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, रिसेशन। अब एक आता है नोवेशन। नोवेशन ये कहता है कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको खत्म करके वहां एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया। इन दो पार्टीज के बीच में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके उसकी जगह पर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, नोवेशन। यानी नोवेशन इंक्लूड्स रिसेशन। नोवेशन कब होगा, जब पहले कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड किया जाएगा, जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाएगा तभी तो नया बनेगा। यानी जो रिसेंड पे खत्म हो जाए वो रिसेशन, और जो रिसेंड के बाद नया बन जाए वो नोवेशन। नोवेशन और ऑल्ट्रेशन दोनों काफी कंफ्यूजिंग है यार। नोवेशन मतलब पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और ऑल्ट्रेशन मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स चेंज हो गए। अब क्लियर करो, अगर कुछ टर्म्स चेंज होते हैं तो भी तो अपने आप में एक नया कॉन्ट्रैक्ट ही बना। मैंने आपको लोन दिया था, सॉरी गरीब आदमी हूं मैं, कहां से दूंगा, मैंने आपसे लोन लिया था, है ना, अब ठीक है, हाँ मैंने आपसे लोन लिया था, मान लो 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम। लेकिन 4-5-6 महीने बाद मैंने कहा देखो अब तो यार इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है, 12% महंगा हो रहा है, आप देखो क्या करना। तो आपने कहा चलो सर अब 12 नहीं, अब आप 10% के हिसाब से ब्याज दे देना, पैसा वही, ड्यू डेट वही, सारी बातें वही, पर 10% के हिसाब से ब्याज दे देना। यानी जो हमारा सॉरी जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था 12% इंटरेस्ट वाला,
अब उससे परफॉर्म करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि उसकी जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है जिसमें कितना इंटरेस्ट है 10% वाला। ये ऑल्ट्रेशन है, कुछ टर्म्स चेंज हुई, जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो जाए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो जावे, उसे अपन क्या बोलते हैं, नोवेशन। जैसे मान लो एक बच्चा मेरे पास आया, बोले सर मुझे सीए फाउंडेशन करना है, फीस, मैंने फीस बता दी, फीस डिपॉजिट करवा दी उसने, फाउंडेशन की बात हो गई, सारी चीज़ें डन हो गई, फीस उसने डिपॉजिट करवा दी, फाउंडेशन की बात हो गई, सारी चीज़ें डन हो गई, सारी बातें फाइनल हो गई। उसके बाद सारी बातें फाइनल होने के बाद 5 दिन बाद यह कि कहता है, बोले सर मैं सीए नहीं कर रहा हूँ, मैं सीए नहीं करना चाह रहा हूँ, पर मेरा ये एक छोटा भाई है या कज़न ब्रदर है या कज़न सिस्टर है, शी इज़ विलिंग टू डू सीएस, इसको सीएस करना है, तो सर आप इसको सीएस फाउंडेशन करा दो, जो मैंने फीस डिपॉजिट कराई थी उसके अगेंस्ट में आप इससे इसका एडजस्टमेंट कर लो, यानी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इसको खत्म करो, और इसका जो कंसिडरेशन था उसको ही एडमिट करते हुए, जो मैंने फीस पे करी थी, यानी जो कंसिडरेशन इस कॉन्ट्रैक्ट का था ओरिजिनल का, उसको एडमिट करते हुए आप नया वाला कॉन्ट्रैक्ट मान लो। अब देखो इसमें क्या हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज कौन कौन था, मैं और सामने कोई ए स्टूडेंट था, अब ए की बजाय बी आ गया, स्टूडेंट चेंज हो गया। यानी नोवेशन में मेजर टर्म्स चेंज होती है, मेजर टर्म्स चेंज होती है, सीए की जगह सीएस पूरा कोर्स ही चेंज हो गया, एंड इवन पार्टीज में चेंज, नोवेशन में पार्टीज में चेंज, मस्ट चेंज नहीं, पार्टीज में चेंज। इसे एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने बैंक से लोन ले रखा था 10 लाख रुपए का, और बदले में मेरे पास कोई एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, कोई खाली प्लॉट था, वो मैंने वहाँ मॉर्गेज कर रखा था बैंक में। अब बैंक में मैंने प्लॉट मॉर्गेज कर रखा है, 10 लाख का लोन ले रखा है, उसका इंस्टॉलमेंट डिसाइडेड है कि हर महीने मुझे इतना ईएमआई पे करना है। अब एक बार उस प्लॉट की बहुत अच्छी वैल्यू मिल रही थी, बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा था, तो मैंने सोचा वो प्लॉट बेच दूँ, भाई लोन तो मैंने बिजनेस के लिए ले रखा है, मॉर्गेज अपना प्लॉट कर रखा था। तो मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा देखो प्लॉट मेरी बेचने की इच्छा है, आप उसका मॉर्गेज हटाकर ये जो दूसरा एक और प्लॉट मेरे पास पड़ा, या दूसरी एक और, कोई इतने नहीं है मेरे पास, गरीब आदमी हूँ, पर मान लो एग्जांपल में आप इसको मॉर्गेज कर लो, एक बात। दूसरी बात, अपना 10 लाख का लोन है, मैं उस प्लॉट को बेचूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे, कुछ तो मुझे बिजनेस में चाहिए, 5 लाख रुपए मैं आपको रीपे कर दूंगा। तो आप समझो मैंने क्या बोला, पूरी बात समझना, मैंने क्या बोला, एक तो आप मॉर्गेज का जो प्लॉट है वो चेंज करो साहब, पहले ये था वो करो, दूसरा 10 लाख का लोन था अपना, 10 लाख में से मैं 5 लाख तो अभी पे कर रहा हूँ, तो आप नई ईएमआई कैलकुलेट करो 5 लाख के हिसाब से। तो मैंने सारी चीज़ें चेंज कर दी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी भी चेंज कर दी, इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर दिया, नया ईएमआई भी नया आ गया, सब चीज़ें चेंज हो गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नोवेशन। जब मेजर चेंजेस होते हैं तो नोवेशन, और पार्टीज में चेंज, लोन वाले एग्जांपल में पार्टीज चेंज नहीं हुई है, पार्टीज में चेंज। हाँ, सिंपल हम बैंक के पास जाते हैं कि साहब देखो पहले इंटरेस्ट रेट 12% थी, अब तो सभी बैंक 10% में दे रहे हैं, आप या तो 10 में दे दो, वरना मैं आपका लोन कैंसिल कराऊँ, किसी और बैंक से लोन करवाऊँ। तो बैंक ने कहा चलो ठीक है, अब सभी 10 का कर रहे हैं अगर, तो हम भी 10 में दे देंगे। तो सिंपल एक इंटरेस्ट रेट चेंज हुई, मेजर चेंज नहीं हुआ, ये ऑल्ट्रेशन। क्लियर करना, ऑल्ट्रेशन नोवेशन में क्या डिफरेंस है। ऑल्ट्रेशन में माइनर चेंजेस हैं, छोटे चेंजेस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की मूल भावना है वो नहीं बदल रही, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक थीम है, जो बेसिक रीजन है कॉन्ट्रैक्ट का, वो नहीं चेंज हो रहा है, उसके अंदर एक छोटा सा चेंज आ रहा है। और जबकि नोवेशन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट की मूल भावना थी, जो उसकी सोल थी, जो उसका बेसिक लॉजिक था, रीजन था, वही पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। एक बात, यानी नोवेशन में मेजर चेंजेस हैं, ऑल्ट्रेशन में माइनर चेंजेस हैं। नोवेशन के अंदर पार्टीज चेंज हो सकती है, होगी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नोवेशन में पार्टीज चेंज हो सकती है, ऑल्ट्रेशन में पार्टीज चेंज नहीं होती है। यानी अगर जहां कभी आपके सामने कोई केस स्टडी हो, कोई एग्जांपल हो, उसमें पार्टीज चेंज हो रही हो, तो जैसे पार्टीज चेंज हो रही है, आंखों पे पट्टी बांध के सीधा टिक कर देना नोवेशन के साथ, ये तो नोवेशन का केस है, पूरा नोवेशन का प्रोविजन आप वहां पे उतार देना, लिख देना। केस तो समझना पड़ेगा ना पहले, तो नोवेशन का केस समझ के उसको पूरा लिख देना। अगर पार्टीज चेंज हो रही है तो, पार्टीज चेंज नहीं हो रही है तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है कभी कभी, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि देयर इज मेजर चेंज और माइनर चेंज। वो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि मेजर है कि माइनर चेंज है, कुछ छोटा सा एक चेंज हो रहा है तो वो ऑल्ट्रेशन में आ जाएगा, और आपको लगे कि नहीं यार मेजर चेंज है, जो उसका बेसिक रीजन था कि भैया मैं सीए पढ़ने जा रहा हूँ, सीए की जगह बात ही सीएस की करने लग गया, तो मेजर चेंज है, तो इट इज नोवेशन। क्लियर करो, नोवेशन और ऑल्ट्रेशन दोनों ही केस में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को, आपको जो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उससे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है।
जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बना था उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस, एक बार देख लेते हैं। नोवेशन, द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटीट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड, यानी जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट से सब्सटीट्यूट कर सकती है। इफ दे डू सो इट विल बी केस ऑफ नोवेशन, और अगर ऐसा करते तो उसको अपन क्या कहेंगे, नोवेशन। ऑन नोवेशन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, नोवेशन करने से पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। डिस्चार्ज मतलब ऐसे सिचुएशन जहां पार्टीज को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज वर्ड का मतलब ये होता है कि अब पार्टीज को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आप परफॉर्म कर दो, मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने मुझे फीस दे दी, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मान लो इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाए, गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगा दे, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, क्योंकि अब परफॉर्म नहीं किया जाएगा, अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो उससे अपन बोलते हैं डिस्चार्ज, यानी जो खत्म हो गया हो। खत्म कैसे हो गया हो, या तो परफॉर्म कर दिया हो या वॉइड हो गया हो, ऐसा कोई रीजन। चलिए, ऑन नोवेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट था डिस्चार्ज हो जाएगा, अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया आ गया ना, नए वाले को परफॉर्म करो। पुराना वाला क्या हो चुका है, डिस्चार्ज। सब्सिक्वेंटली इट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, यानी उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। थस इट इज केस वेयर देयर बीइंग ए कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सिट्यूटेड फॉर इट ईदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज द कंसिडरेशन म्यूचुअली बीइंग डिस्चार्ज बाय द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये ऐसा केस है जहां पर ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट था उसको सब्सिट्यूट किया जा रहा है नए कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जिसमें नई पार्टीज भी हो सकती है, जिसमें ओल्ड पार्टीज भी हो सकती है। अगर नई पार्टीज आती है तो पुराने पार्टीज के कंसिडरेशन के बेसिस पर नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और पुराना वाला डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। नोवेशन कैन बी टेक प्लेस ओनली बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, नोवेशन तभी हो सकता है जब दोनों पार्टीज की म्यूचुअल एग्रीमेंट हो। एक बोले कि नहीं नहीं मैं तो पुराना वाला हटा के नया करूंगा, दूसरा एग्रीड ही नहीं है, तो नोवेशन नहीं हो सकता। ये तो हमने पहले ही बोला, नोवेशन, रिसेशन और ऑल्ट्रेशन तीनों ही म्यूचुअली होते हैं दोनों पार्टीज, जो भी पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट है उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट से। इफेक्ट ऑफ रिसेशन, ए कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रिसेशन व्हेन द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज टू रिसेंड इट, जब पार्टीज एग्री हो जाती है इसको रिसेंड करने के लिए, खत्म करने के लिए, द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इन द केस ऑफ रिसेशन ओनली द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड, सिर्फ पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, उसकी जगह पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आता नहीं है। वही मैंने बोला, पुराना कैंसिल करके नया आ जावे तो नोवेशन, सिर्फ कैंसिल हो तो रिसेशन। इट इज नीडलेस टू पॉइंट आउट दैट नोवेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिसेशन, ये कह रहा है, ये बात कहना कोई जरूरी नहीं है कि भैया नोवेशन में भी रिसेशन होता है, क्योंकि ये तो वैसे समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये कि तो ये तो बट ऑब्वियस है कि जहाँ नोवेशन हुआ था वहाँ रिसेशन तो हुआ ही था। बोथ इन नोवेशन एंड रिसेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट से, दोनों की आपसी सहमति से डिस्चार्ज हो रहा है। इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एज इन द केस ऑफ नोवेशन एंड रिसेशन, सो ऑल्सो इन ए केस वेयर द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज टू ऑल्टर इट, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है वो एग्री हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड, मतलब टेक्निकली अगर आप ऑल्ट्रेशन भी कर रहे हो तो जो ओरिजिनल था वो तो खत्म हो गया। मैंने क्या बोला, ओरिजिनल ऑल्ट्रेशन और नोवेशन दोनों में ओरिजिनल तो खत्म हो रहा है, नया बन रहा है। अब हम दो अलग अलग वर्ड क्यों यूज करें, जब हम कह रहे हैं पुराना खत्म हो गया पूरा नया बन गया तो वो क्या हो गया, नोवेशन। जब हम बोल रहे पुराने वाले की टर्म्स चेंज कर दी, अब टर्म्स चेंज कर दी मतलब जो ओरिजिनल था वो तो खत्म हो गया ना, टर्म्स चेंज हो चुकी है तो वो भी अपने आप में टेक्निकली ओरिजिनल को तो खत्म कर ही रहा है। पर वापस वही बात, नोवेशन में पार्टीज भी चेंज हो सकती है, ऑल्ट्रेशन में नहीं हो सकती। नोवेशन में मेजर चेंज है, ऑल्ट्रेशन में माइनर चेंज है, विद द रिजल्ट दैट इट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो रिसीन हो गया, खत्म हो गया, उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, a contract is also discharged by alteration. The terms of contract may be so altered by mutual agreement that the alteration may have the effect of substituting a new contract for the old one. आप कुछ टर्म्स को ऐसा चेंज कर दो कि अब पुराना वाला खत्म हो गया, उसकी जगह ऑल्टर्ड वाला नया बन गया, तो यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा, ऑल्ट्रेशन। कुछ टर्म्स चेंज कर रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ, नोवेशन ऑल्ट्रेशन दोनों में पुराना खत्म होकर नया बनता है। यहाँ कुछ टर्म्स चेंज होती है, पुराने वाले में तो पुराना वाला टेक्निकली खत्म तो हो गया, पर हम बोलते नहीं खत्म, हम बोलते हैं पुराने वाले की जगह कुछ टर्म्स चेंज कर दिया हमने, और नोवेशन में बोलते हैं पूरा खत्म करके नया बना दिया।
बोली का डिफरेंस है। लॉजिक दोनों का सेम है, दोनों में ही पुराना वाला रिसेंड हो रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बिल्कुल फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, पूरा ही नया है अपने आप में वो, तो नोवेशन, कुछ टर्म्स चेंज करके नया बनाया तो ऑल्ट्रेशन। इन अदर वर्ड्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन नोवेशन और अल्ट्रेशन इज वेरी, डिस्टिंक्शन बहुत छोटा है। मतलब एक्चुअली अगर आपके सामने कोई केस स्टडी आए और दोनों में डिफरेंशिएट करने को बोला जाए तो डिफरेंशिएट करना बहुत बहुत बारीक हो जाएगा, बहुत माइनर हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। नोवेशन ऑल्ट्रेशन का डिफरेंस, novation means substituting an existing contract with a new one. Novation may be made by changing in the terms of a contract or there may be change in the contracted parties भी change हो सकती है, but in case of alteration terms of the contract may be altered by mutual agency by the contracting parties, but parties change नहीं हो सकती है, वहाँ parties change हो सकती है, parties change नहीं होती है। In case of novation, there is altogether a substitution of new contract in place of old, but in case of alteration, it is not essential to substitute a new contract in place of old contract. In alteration, there may be change in some terms. ये कह रहा है ओरिजिनल के कुछ टर्म्स चेंज कर दिए, अब कुछ टर्म्स चेंज कर दिए तो ओरिजिनल तो खत्म हो गया और अपने आप में एक नया तो बन गया जो ऑल्टर्ड है, लेकिन कहने का मतलब ये कि जहाँ कुछ टर्म्स चेंज हुए, माइनर चेंज हुए, उसको अपन क्या मान लेंगे ऑल्ट्रेशन, और जहाँ मेजर चेंज है उसको अपन क्या मान लेंगे नोवेशन। चलिए, प्रॉमिस में वेव और रेमिट रिमिशन क्या होता है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है शायद, यस एक सेकेंड, वो स्पेस इतना ही, चलिए। रिमिशन का मतलब होता है वेव ऑफ करना, वेव ऑफ करना मतलब अधिकार का त्याग करना, अपने राइट्स को छोड़ देना, अपने आपके पास अधिकार थे पर आपने अपने अधिकार छोड़ दिए, माफ किया, बोले जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे माफ किया, दैट इज नॉन एज वेव ऑफ, उसे अपन बोलते हैं वेव ऑफ करना। यानी जब ए ने बी को 5 लाख रुपए का लोन दिया, अब बी पे करने में सक्षम दिख नहीं रहा तो ए ने कहा कि वाह चल तुझे माफ किया, तू पे मत कर। ए तो बी को 5 लाख रुपए का लोन दे चुका, अब ए का अधिकार क्या है, उससे पैसा रिकवर करना अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ए का राइट है। कॉन्ट्रैक्ट में होता ही तो ये, एक का लाइबिलिटी, एक का मतलब एक का ऑब्लिगेशन, एक का लाइबिलिटी, दूसरे का राइट हो गया, और दोनों के अपने अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक ने अपना राइट जो ऑब्लिगेशन था वो पूरा कर दिया, यानी ए ने जो लोन देना था कर दिया, उसने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया। अब ऑब्लिगेशन किसके माथे, दूसरी पार्टी के माथे। दूसरी पार्टी को क्या करना, दूसरी पार्टी को क्या करना, लोन का रीपेमेंट करना, और ए का ये राइट है लोन का रिकवरी रिसीव करना। ए बी को बोलता है चल तुझे माफ किया, तू लोन मत दे यार, तू कहाँ पैसे देगा गरीब आदमी, जब माफ किया। Now B is discharged from making the payment and contracted discharged. अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया यार, ए तो अपना काम पहले ही कर चुका था, अब जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, बी के ऊपर। अगर ए बी को माफ कर दे, माफ कर दे मतलब उसको उसके अपने अधिकार का त्याग कर दे, वेव ऑफ कर दे। वेव ऑफ करना मतलब अपने अधिकारों का त्याग करना, अपने अधिकारों को त्याग कर दे, भाई आई हैव ए राइट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम यू, और मैं उस अधिकार का वेव ऑफ करता हूँ, त्याग करता हूँ, मैं तेरे से पैसा नहीं मांगूंगा, तू मस्त रहे, जी ले अपनी जिंदगी, जा 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 सिमरन जा। तो दैट इज नॉन एज वेव ऑफ। और उस केस में, इस रिमिशन के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दो बातें, वेव ऑफ या रिमिशन एक तो बिल्कुल फ्री में भी किया जा सकता है, कुछ कंसिडरेशन भी किया जा सकता है। जैसे ए बी को बोले देख तेरे 5 लाख देने की औकात नहीं, मुझे लगता नहीं तू दे पाएगा, तो एक काम कर, ये तेरा एक प्लॉट है, ये 1 लाख रुपए का, ये प्लॉट मेरे नाम पे कर दे, मैं तेरे 5 लाख का एडजस्टमेंट मान लेता हूँ, और तो क्या है। या तू 5 लाख के बजाय मुझे 1 लाख रुपया दे दे या 2 लाख रुपया दे दे, कुछ भी पार्शियल कंसिडरेशन लेके, ठीक है साहब तुझे माफ किया। तो अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, 5 लाख के बजाय आपको सिर्फ 2 लाख ही देना है। तो रिमिशन के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं बचती है, क्योंकि जिसको परफॉर्मेंस डिमांड करना था उसने अपने अधिकार का त्याग कर दिया। एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट, डिस्पेंस विथ मतलब त्याग करना, डिस्पेंस का मतलब भी वही वेव ऑफ करना, छोड़ देना। डिस्पेंसर होता है ना पानी का, जैसे बटन दबाते हो पानी को छोड़ देता है आपकी गिलास में, डिस्पेंस करना। और रेमिट होली और इन पार्ट, या तो पूरा इन पार्ट, मैंने कहा ना 5 लाख फ्री में छोड़ देना या 2 लाख रुपए लेके छोड़ देना। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम, यानी जो उसको प्रॉमिस किया गया था, उसके पास जो अधिकार था प्रॉमिस लेने का, उस परफॉर्मेंस को छोड़ देता है। और मैं एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, या उसने कहा था पेमेंट में 1 महीने बाद दूंगा, 1 महीने बाद नहीं है, तो मैंने कहा चल 3 महीने बाद दे देना, तो रिमिशन हुआ। मेरे पास अधिकार था आज का आज पैसा लेने का, मैंने तुझे 3 महीने का समय और दे दिया, ये भी क्या है, रिमिशन है।
और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फैक्शन विच इट थिंक्स फिट, यानी 5 लाख के बजाय 2 लाख ही दे दे, तेरा चल 1 लाख का ये प्लॉट दे दे, यानी या तो अपने अधिकार का त्याग कर दिया या उसको और समय दे दिया परफॉर्म करने के लिए, या कुछ कंसिडरेशन लेकर माफ कर दिया, जाने दिया, तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रिमिशन से डिस्चार्ज हो गया। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अपने अधिकार का ही त्याग कर दिया। ये 4 वो केसेस थे, 3 तो ऑल्ट्रेशन रिमिशन वो, और चौथा रिमिशन। ऑल्ट्रेशन रिसेशन और नोवेशन हमने पढ़ा, चौथा रिमिशन, जहां पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं बचती है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। 3 म्यूचुअल एग्रीमेंट था और चौथे में एक तरफा था, लेकिन पार्टीज के इंटेंशन से परफॉर्म करने की जरूरत नहीं बचती है। ठीक है, ये जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पर रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल अलग बात है। ये कहता है मान लो आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइडेबल है आपके ऑप्शन पे। मान लो मैंने आपके सर पे बंदूक रख के आपसे हाँ करवाया, डरा धमका कर हाँ करवाया, तो आपके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। और मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट जब हाँ करवाया आपका प्लॉट मेरे नाम पर करने के लिए, तो मैंने आपको 1 लाख रुपया दे दिया। मैंने कहा भैया 50 लाख की ज़मीन थी, मैंने कहा 5 लाख में आप मेरे नाम करो, सर पे बंदूक, 1 लाख रुपया ये पकड़ो, साइन करो सर। 1 लाख का मैंने आपको चेक दे दिया दिखाने के लिए लीगली, ठीक है ना। अब हुआ ये कि आपने कुछ समय बाद कोर्ट में कह दिया, बोले जज साहब मेरे सर पे बंदूक रख के मुझे जबरदस्ती हाँ कराई गई थी। यानी इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीव्ड पार्टी हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीव्ड पार्टी है उसने अपने अधिकार का उपयोग किया है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए। इन दिस केस जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, अब उसको फ्यूचर में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। तो जिस पार्टी के पास जो बेनिफिट आया हुआ है उससे वो बेनिफिट वापस रिस्टोर करना पड़ेगा। दोनों ही पार्टीज को मैं कह रहा हूँ ना, आप 50 लाख का प्लॉट था, मैंने आपसे 5 लाख में अपने नाम करवा दिया, सर पे बंदूक रख के, और 1 लाख का चेक पकड़ा दिया, सब 1 लाख का चेक आप अकाउंट में लगा दो, आपके अकाउंट में पैसा चला गया, फिर आप कोर्ट पे चले गए, बोले जज साहब ये तो जबरदस्ती चेक दिया, जबरदस्ती बैंक में लगाना पड़ा, 50 लाख का प्लॉट है, 5 लाख में कहाँ दूंगा, मेरे सर पे बंदूक थी। तो जज साहब कहेंगे इन भाई साहब को तो जेल में डालेंगे, इन्होंने सर पे बंदूक रखी, पर आपके पास जो 1 लाख है उसका वापस क्या करो, पेमेंट करो। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई एग्रीड पार्टी अपने अवॉइड करने के अधिकार को एक्सरसाइज करता है और उसके पास कोई बेनिफिट ऑलरेडी आ चुका है, कुछ पैसा कुछ गुड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यू हैव टू मेक द पेमेंट, वो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज व्हेन ए पर्सन टू हुज ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसिंड इट, जिसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था वो रिसिंड कर देता है। द अदर पार्टी दैट टू नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस दैट कंटेंट इन विच ही इज द प्रॉमिसर, यानी अब दूसरी पार्टी को अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है। आपके ऑप्शन पर वॉइडेबल था, आपने बोला कि भैया मैं तो रिसिंड करता हूँ, कोर्ट में चले गए, आपने बोल दिया जज साहब नहीं करना, तो अब मैं आपको बाकी 4 लाख रुपए देने के लिए तो बाध्य हुई नहीं। ऑब्वियसली मैं क्यों दूंगा 4 लाख जब आप प्लॉट देने से मना कर रहे हो। तो द पार्टी रिसिंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल if he has received any benefit thereunder from the another party to such contract restore such benefit। यानी अब नया मतलब आगे का प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए मैं बाउंड नहीं हूं क्योंकि आप रिसिंड कर चुके हो, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन आपको जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट रिसीव हो चुका है वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, सो फॉर मे बी टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वाज रिसीव्ड, यानी अगर मेरे से जितना भी रिसीव हुआ है उतना आपको मुझे वापस देना पड़ेगा, ये लॉ कहता है। सेम बात ये कहता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी। ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एडवांटेज मिला, क्लियर करना वॉइड के केस में माइनर से रिसीव नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड से रिसीव नहीं हो सकता, कुछ केसेस है जहां रिसीव नहीं हो सकता, बाकी तो रिसीव कर ही सकते हैं हम लोग। व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, यानी एग्रीमेंट पहले ही वॉइड था, वॉइड एब इनिशियो, जो फर्स्ट लाइन लिखी है ये वॉइड एब इनिशियो के लिए है, और जो दूसरा ब्लॉक बना रहा हूं ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सब्सिक्वेंट वॉइड के लिए। Any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा या वो जितना यूज कर चुका है उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। यानी मैंने आपको बोला मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपको आधा सिलेबस करवा दिया, आधा सिलेबस करवाने के बाद मान लो इट इज इम्पॉसिबल टू टीच, मान लो मैं पागल हो गया, मैं मर गया, कोई भी एक अनसर्टेनिटी हैपन हो गया, मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लीगल हायर्स के पास ये अधिकार तो होगा कि जितना मैंने आपको आधा पढ़ाया है, यानी जो आपको बेनिफिट मिला है उसका आपको मुझे कंपनसेट तो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी रीजनेबल हो सकता है, कोर्ट डिसाइड कर लेगा, पर वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे A pays B 1 lakh in consideration of B is promising to marry C, A's daughter. C is dead at the time of promise. The agreement is void, but B must repay rupees 1 lakh. A ने B को बोला कि तेरे 1 लाख रुपए मेरी बेटी की शादी आपसे होगी, डन, बात हो गई सारी. फिर बेटी की डेथ होगी तो 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे. इन ए केस द प्लेंटिफ मैं बता दूं कौन होता है, जो सूट फाइल करता है. कोई भी प्रॉमिसर प्रॉमिसी कोई भी जो सूट फाइल करता है वो प्लेंटिफ है. और जिस पे सूट फाइल किया गया है वो फिर अपना बचाव करेगा, उस केस में अपना बचाव करेगा, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट. इन ए केस प्लेंटिफ हायर्ड ए गो डाउन फ्रॉम द डिफेंडेंट फॉर 12 months एंड पेड द होल ऑफ द रेंट इन एडवांस. पूरा पैसा एडवांस में दे दिया 12 महीने का. मान लो 5,000 रुपये महीने से 60,000 बनता, 60,000 पूरा दे दिया. आफ्टर अबाउट 7 months द गोडाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. गोडाउन आग से जल गया. क्लियर करना, जिसने किराए पे लिया था उसकी कोई गलती नहीं थी. अब अपने आप आग लग गई, मैं क्या करूं यार, मेरी गलती थोड़ी है. विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ. यानी प्लेंटिफ जो सूट फाइल कर रहा है, जिसने किराए पे लिया था, उसकी कोई गलती नहीं है. और प्लेंटिफ ने बोला कि भैया मुझे बाकी का पैसा रिफंड दे, क्योंकि नाउ इट इज इम्पॉसिबल कि मैं तेरा गोडाउन किराए पे रखूं, गोडाउन तो जल चुका है. ठीक है. प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अनएक्सपायर्ड टर्म. यानी पिछले बाकी जो 5 महीने आगे के बचे हैं उनका उसे पैसा मिलेगा. कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन. रिसेशन को भी कम्युनिकेट करना पड़ता है कि मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता, हाँ साहब मुझे भी परफॉर्म नहीं करना. तो वो वैसा ही होगा जैसा कि ऑफर में हमने देखा था. यू मे नोटिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी. जिस पार्टी के ऑप्शन पर वो वॉइडेबल है वो चाहे तो रिसिंड कर सकता है, बट रिसेशन का कम्युनिकेशन होना चाहिए. आप रिसिंड कर रहे हो तो आपको सामने वाले पार्टी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम रिसिंड करना चाहते हैं. इन द सेम मैनर एज द प्रपोजल कम्युनिकेटेड. जैसे प्रपोजल का होता है, आपने प्रपोजल भेजा, जैसे सामने वाले के पास पहुंचा, कम्युनिकेशन कंप्लीट. वैसे आप रिसिंड करना चाहते हो, आपने उसको मैसेज भेजा, सामने वाले पहुंचा, कंप्लीट. हाँ, आप चाहो तो अपने रिसेशन को भी रिसिंड कर सकते हो, यानी रिवॉक कर सकते हो, जैसे प्रपोजल को किया जाता है. आपने लेटर भेजा कि भैया मेरे को तूने डरा धमका किया, हाँ क्या मेरी इच्छा नहीं है, और वो लेटर आपने डिस्पैच कर दिया, आज भेज दिया, वो 3 दिन बाद पहुंचने वाला है. फिर आपको लगा क्या डरा धमका के दाव पर, ठीक है, तो आपने वापस फ़ोन किया कि भैया मैंने तेरे को ना रिसिंड करने के लिए भेजा तो है, पर मैं उस रिसिंड को रिवॉक करता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट डन है, अपन आगे कंटिन्यू करेंगे. यानी जैसे ऑफर को रिवॉक किया जा सकता है, वैसे ही आप रिसेशन करने के बाद भी रिवॉक कर सकते हो. ये लेटर वाले केस में वापस रिवॉक किया जा सकता है इंस्टेंटली. अगर सामने बैठा और आपने कम्युनिकेशन कर दिया तो कम्युनिकेट करते ही बात खत्म, अब उसको आगे रिवॉक नहीं किया जा सकता. वो जो ऑफर में था सेम एज इट इज बात. आमने सामने बैठे और आपने बोला कि तूने सर पे बंदूक रखी थी, मैं तो नहीं करूंगा, मैं रिसीड करता हूं, तो बात वहीं खत्म हो गया. अब आप उसको रिवॉक कैसे करोगे? शब्दों को सामने वाले ने सुन लिया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया. ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले रिवॉक किया जा सकता है ना, तो लेटर वगैरह में कम्युनिकेशन के केस में रिवॉक हो सकता है, बाकी नहीं हो पाएगा. इफेक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भैया पेंट वाला एग्जांपल वही वापस ले लूँ कि मैं आपके यहाँ पेंट करूंगा, लेकिन आप मुझे घर खोल के दोगे तब ना, आप घर के ताला मार के चले गए, कैसे करूं? यानी इफ द प्रोमिसी नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस. यानी मैं परफॉर्म करने को तैयार हूं, जो रीजनेबल फैसिलिटीज हो तो आप दो मुझे, मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूं, आप आओ तो सही क्लास में, आप क्लास में आओ नहीं तो मैं कैसे पढ़ाऊं? फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है. क्लियर है? द प्रोमिस एग्जीक्यूटेड फ्रॉम प्रोमिसर जो है वो एक्सक्यूज हो जाएगा, मतलब वो तो बच जाएगा, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, उसके राइट जिंदा रहेंगे. वो प्रोमिसी से पैसा मांग सकता है कि भैया तेरी गलती है, जैसे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आप कभी क्लास में आते हो कभी नहीं आते हो, तो आपकी गलती है ना, मैं तो परफॉर्म करने को तैयार हूँ, ये आपकी नेग्लिजेंसी है. आप गलती कर रहे हो, आप क्लास में आए नहीं रहे तो मैं कैसे पढ़ाऊँ आपको? बाद में बोलो सर फीस नहीं देंगे, नहीं, यू हैव टू पे द फीस लीगली, यू हैव टू पे द फीस, आपको फीस पे करना पड़ेगा, लॉ कहता है. कोई अप्रेंटिस पढ़ने से मना कर दे तो टीचर की क्या गलती? साहब नहीं पढ़ा पा रहा, तू पढ़ना ही नहीं चाह रहा. लास्ट टॉपिक है, इसका खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो एक्सटेंड तो हो रहा, बड़ा हो रहा, पर कोई बात नहीं. डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का मतलब अब उससे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कारण रहा हो. जैसे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दो तो अब डिस्चार्ज हो गया. इसमें भी दो बातें, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दोगे, मैंने पढ़ा दिया, आपने फीस दे दी, एक्चुअल परफॉर्मेंस खत्म. मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दोगे, फीस तो ऑब्वियसली एडवांस जमा होती है, आपसे मैंने पहले फीस ले ली, फिर मैंने कहा क्लास में आ जाओ, आप आए नहीं, तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस
मैंने कहा था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को भी एक्चुअल परफॉर्मेंस के जैसे ही माना जाएगा, और जो प्रोमिसर है उसकी लायबिलिटी खत्म है, उसकी ड्यूटी अब खत्म है, अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस से भी खत्म हो जाएगा और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से भी प्रोमिसर का ऑब्लिगेशन तो खत्म हो जाएगा, फिर उसको आगे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं बचेगी, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट जो अभी हमने पढ़ा, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, ये रहा नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, रिमिशन। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, अब इनिशियल लेवल से इम्पॉसिबिलिटी है तो वो उसको परफॉर्म करने की जरूरत है, और बाद में हो जाए तो भी उसको आगे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बारे में यहाँ लिखा है, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी में बोला कि अनफोर्स चेंज इन लॉ आ जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आप जिस चीज की बात जैसे बेटी की शादी करूंगा, बेटी मर गई तो नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू मैरी। गोडाउन किराए पे दूंगा, गोडाउन की आग लग गई, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू विद दैट गोडाउन। नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट थिंग, चलो हम लोगों ने ये कहा था कि भाई ऐसा होगा तो अपन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। जैसे मेरे कुछ गुड्स जैसे मोबाइल फोन्स मेरे अमेरिका से आ रहे हैं, शिपमेंट वहाँ से निकल गया, शिप से आ रहे हैं, जैसे ही वो इंडिया पहुँच जाएंगे मैं आपको 5000 मोबाइल सेट 2000 रुपये के हिसाब से सेल कर दूंगा, हमारा एग्रीमेंट हो गया, बात डन। अब अगर शिप रास्ते में डूब जाए तो परफॉर्म कब करूंगा, जब शिप इंडिया में आएगा, तो नाउ इट इज नॉन अकरेंस, ऐसा होगा ही नहीं, वो शिप कभी इंडिया में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं क्योंकि रास्ते में डूब चुका है, नाउ इट इज इम्पॉसिबल। और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के कारण वो वॉइड हो जाता, हमने पढ़ा था एलियन एनिमी, भाई आपका दुश्मन देश का कोई नागरिक है उसका वॉर हो गया तो वहां पे फिर वो सब खत्म हो जाएगा, एलियन एनिमी वाला केस, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी वाला। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, लिमिटेशन वाला कंसेप्ट हमने कहा था, हमने लोन दे रखा है, अगर आप 3 साल तक लोन ना लो, ना कोई कोशिश करो, ना कोई क्लेम करो, कुछ भी ना करो, तो 3 साल बाद आपको लोन लेने का अधिकार नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, डिस्चार्ज, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब किसी की डेथ हो जाए, किसी की इंसॉल्वेंसी हो जाए, मेरी पर्सनल इंटेलिजेंस पे पढ़ाना डिपेंड करता है, अगर मेरी डेथ हो जाए तो अब मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल। ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी ये एक तरीके से इम्पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक लॉ, ठीक है। कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए, मैंने आपको पैसे उधार, सॉरी आपने मुझे पैसे उधार दे रखे थे और मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं, मैं हाथ खड़े कर दूं, साहब नहीं है, बल्ले बल्ले करो आप, ठीक है, तो मैं इम्पॉसिबल हो जाऊं, तो नाउ इट इज इम्पॉसिबल, मतलब सॉरी मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं, तो नाउ इट इज इम्पॉसिबल कि मैं आपको पैसे दूं, आप मेरे से लीगली पैसा क्लेम कर सको, तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ कहलाता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब किसी ना किसी लीगल प्रोविजन के कारण अब उस इवेंट का होना नामुमकिन हो चुका है, तो टेक्निकली वो भी इम्पॉसिबिलिटी ही है, बट बिकॉज ऑफ सम ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसको पूरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपन पूरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट यूनिट, चैप्टर मतलब नेक्स्ट यूनिट वही आएगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस, प्रोमिसी मना कर दे या तो कुछ लेकर या बिना लिए, ये हमने जो पढ़ा था, द प्रोमिसी ऑफ द प्रोमिस एक्सेंट टाइम कर दे या फिर सेटिस्फेक्शन कुछ और ले ले और उसको मना कर दे, रिविशन वाली बात वापस लिखी है, 2 बार लिखा है इसने। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड रीजनेबल, उसको काम करने के लिए जगह ही नहीं दे, वो पेंट करने के लिए घर पे जगह ही नहीं दे, साहब कहाँ करे, तो ये अपने आप में एक तरह से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। अब देखो कुछ टॉपिक आपको यूँ घुमा के बार बार लिखी है और आपने कई बार पहले भी नोटिस किया कि चीज़ बार बार लिखी है, ठीक है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस यहाँ पे ये इसने डिस्कस कर ली थी और वही बात वापस वहाँ डिस्कस कर रहा है। और ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आप देखो यहाँ पे भी सेक्शन 67 वही सेम बात ऊपर भी लिख दी थी इसने, वापस यहाँ लिख दी, पहले भी सेक्शन 67 हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पे वापस बोल दिया, तो इसने डिस्चार्ज में 2 बार लिख दिया ये वाली बात, इवन रिमिशन 2 बार लिख दिया, म्यूचुअल एग्रीमेंट वाले में भी रिमिशन लिखा था और यहाँ वापस इसने लिख दिया। मर्जर ऑफ राइट्स, जब कॉन्ट्रैक्ट मर्ज हो जाता है, एक बच्चा मेरे पास आया, बोले सर मुझे आपसे फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स पढ़नी है, क्या फीस, मैंने कहा बेटा ये फीस है, जो भी फीस अमाउंट था मैंने बोल दिया, फिर उसने 5-7 दिन पढ़ा, फिर बोले सर मुझे पूरी फाउंडेशन ही यहाँ से ही करनी है, आपसे ही करनी है, पूरी फाउंडेशन की क्या फीस, मैंने पूरी फाउंडेशन की फीस बता दी, उसने एग्रीड कर दिया, हमारे बीच में फाउंडेशन का एग्रीमेंट हो गया। यानी जो पुराना वाला एग्रीमेंट था, पुराना वाला एग्रीमेंट कौन सा, इकोनॉमिक्स वाला, वो तो मर्ज हो गया ना, जब पूरे फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट का एग्रीमेंट हो गया तो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला एग्रीमेंट तो उसमें मर्ज हो गया। तो जब एक बड़ा एग्रीमेंट हो जाता तो उसमें छोटा अधिकार, छोटे वाले जो अधिकार थे कि वो मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ने का अधिकार रखता है, मैं उससे इकोनॉमिक्स की फीस लेने का अधिकार रखता हूं, वो खत्म हो गया, वो टेक्निकली क्या हो गया, मर्ज हो गया एक बड़े के अंदर। समटाइम्स द इंफीरियर राइट्स एंड द सुपीरियर राइट्स कोइंसाइड्स एंड मीट
इन वन एंड द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति में दोनों चीज़ें हो जाती है, और इसमें इन्फीरियर राइट्स जो होते हैं मर्ज कर जाते हैं सुपीरियर राइट्स के अंदर, और इसीलिए उस इन्फीरियर राइट्स को अब परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं बचती, वो तो क्या हो गया, टेक्निकली ख़त्म हो गया, और ये हमारा ये यूनिट भी ख़त्म हो गया। 2 यूनिट और पढ़ लें, चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर्स अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।